डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। 1913 में नील बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अपना एक मॉडल पेश किया जिसे नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं, या हम सिंपल कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल का बुनियादी मकसद था रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे उनको करेक्ट करना और एक एरर फ्री, डिफेक्ट फ्री एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करना। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वो पाथ, वो रास्ता जहां पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उनको ऑर्बिट या शेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे कंसीडर करें, न्यूक्लियस है वो प्लेस जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे मूव कर रहे होते हैं, इसे नील बोहर ने ऑर्बिट या शेल का नाम दिया। दूसरे पॉइंट पे नील बोहर के मुताबिक जब एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहता है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, एनर्जी कभी चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल या पहले एनर्जी लेवल में रह रहा है तो उसकी एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, ना एनर्जी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। पॉइंट नंबर 3 ये आता है कि एनर्जी में तब्दीली कब आती है। याद रखिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, उसकी रीजन ये होती है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा होता है तो इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। वो फर्दर एनर्जी गेन करेगा तो सेकंड शेल से थर्ड शेल में चला जाएगा। इसके अपोजिट ये हो रहा होता है जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है या रिलीज करता है, ये जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। आमतौर पे हो क्या रहा होता है स्टूडेंट्स, जो एनर्जी चेंज आ रहा होता है डेल्टा ई, हमेशा वो डिफरेंस होता है E2 माइनस E1, सेकेंड एनर्जी लेवल माइनस फर्स्ट एनर्जी लेवल। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है तो E2 की एनर्जी लिख के E1 की एनर्जी में उसमें से माइनस कर दे तो ये आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के बाद। आमतौर पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये फोर्थ पोस्टुलेट बनता है mvr इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। m stands for mass of electron, v stands for velocity of electron, r for the radius of orbit or shell, n is number of orbital, h Planck's constant जब एक इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, इट इज शोन विद द सिंबल 2 पाई। डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सराउंडिंग में अपने ऑर्बिट पे मूव करता है तो दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से की अट्रैक्टिव फोर्सेस से बाहर जाना चाहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में दो बेसिक चार्जेस आते हैं, न्यूक्लियाई चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है ZE²। सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट का मतलब वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, और कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, इसके रेडियस का स्क्वायर। सो फॉर्मूला बन गया ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। इसके साथ वो फोर्स जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट्स फॉर्मूला इज mv² ओवर r। इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में मूव करता है एक बैलेंस फॉर्म में, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बराबर होती है। हमने इन दोनों वैल्यूज को यहां पे प्लेस कर दिया, पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको में से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम लोग ये देखें, स्क्वायर r से कैंसिल हो गया, r और mv² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r इस पोजीशन में आ जाएगा, mv² यहां पे, तो फॉर्मूला आपके पास बन गया R equals ZE² divided by 4 pi epsilon naught mv²। अब हमें यहां पे रिक्वायर्ड है जो चीज,
वेलोसिटी की वैल्यू, हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का 4 पोस्टुलेट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था mvr इक्वल्स टू nh/2π। इसमें से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, मास और रेडियस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएंगे और वेलोसिटी का स्क्वायर ले लेंगे। वेलोसिटी का स्क्वायर लेने पे फॉर्मूला बनेगा v² इक्वल्स टू n² h² 4π² m² एंड r²। ये v² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, जब डिवाइड होते हैं उसको मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। सो रेडियस में प्लेस करने के बाद फॉर्मूला बनेगा r इक्वल्स टू ze² 4πε0 m 4π² m² r² डिवाइड बाय n²/h²। यहां पे आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। आपने इस वक्त क्या किया, इन दोनों को इक्वेट किया, जो चीजें कैंसिल होती हैं एक जैसी उसे कैंसिल कर देती हैं। फॉर एग्जांपल m² से कैंसिल हो जाएगा, π² से कैंसिल हो जाएगा। सो इन दिस वे द रेस्ट ऑफ स्टफ इज लेफ्ट बैक। r इक्वल्स ε0 n² h² ze² m⁴। हम लोग जानते हैं, अगर देखते हैं हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो z इक्वल्स टू 1, z की वैल्यू 1 प्लेस कर दी, रिमेनिंग वैल्यू इज r इक्वल्स टू ε0 n² h² πme²। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। जो चीज वेरिएबल है सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिटल, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल n² रहने दिया, बाकी तमाम को हमने इक्वल कर दिया a² के, a0 के, नॉट a², a0। सो a0 की वैल्यू बनती है 0.529 इंटू 10 टाइम्स -10 मीटर। अब आपने सिर्फ यहां पे n² की जगह नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखना है। अगर पहला ऑर्बिट लिखोगे उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू को a0 को, तो आपके पास पहले ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर लोगे तो उसका रेडियस आ जाएगा, तीसरे ऑर्बिट का स्क्वायर लोगे तो इसका रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट्स।